नमस्कार दर्शकों, रायपुर दूरदर्शन केंद्र का प्रादेशिक समाचार एकांश आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। दर्शकों, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया में रह रहे हैं और डिजिटल इंडिया में हम अपनी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। तो इस बीच में आप ज़रा सोच के देखिए कि आज आपकी जो दिन भर की दिनचर्या है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप डिजिटल इंडिया यानी कि कंप्यूटर या डिजिटाइजेशन का उपयोग नहीं करते हैं। सोच के देखिए, शायद ऐसी कोई भी चीज़ अब बची नहीं है जिसमें हम डिजिटल या डिजिटाइजेशन का उपयोग नहीं कर रहे हैं। और इन्हीं सब बातों के बीच में पिछले 1-2 सालों से बात चली थी 5G की। भारत में 5G कब आएगा, 5G का क्या स्वरूप होगा, 5G सेवा है क्या चीज़। अभी तक तो हम मोबाइल काफ़ी एडवांस टेक्निक यूज़ कर रहे थे 4G की। तो इस बीच में जब 5G की सुगबुगाहट शुरू हुई तो लोगों में इस चीज़ को लेके काफ़ी उत्सुकता थी। और अभी कुछ दिन पहले की बात करें, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने प्रगति मैदान से 5G सेवा की शुरुआत कर दी। देश के 13 शहरों में 5G सेवा शुरू भी हो गई है और बहुत जल्द छत्तीसगढ़ में और हमारे राजधानी रायपुर में भी आ जाएगी। लेकिन 5G सेवा है क्या चीज़, इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए आज हमने ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया है। और इसमें हमारे जो अतिथि हैं उनसे मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूंगा। हमारे अतिथि हैं डॉक्टर श्री R.K. गढ़वाल जी, जो कि हैं उप महानिदेशक दूरसंचार विभाग रायपुर छत्तीसगढ़। नमस्कार गढ़वाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 5G के बारे में सभी जानना चाहते हैं जी। और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ एकदम सरल शब्दों में कि ये 5G सेवा है क्या चीज़। 5G, अब जी का मतलब जनरेशन, पीढ़ी है ना। जैसे दादाजी हैं, पहली जनरेशन हो गए। बिल्कुल। हमारे पापा जी दूसरी जनरेशन हो गए, हम तीसरी जनरेशन। वैसे मोबाइल का भी है, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, अब 5वीं जनरेशन पहुँचने वाले हैं जी। तो ये 5G जो सेवा है ये हमारे जो पुरानी पीढ़ी थी, डेफिनेटली अब आपने दादाजी की और पापा जी की बात की तो हमारे सबके चेहरे भी अलग हैं। तो अब इनमें जो सेवा है वो कैसे अलग है? देखिए, हर पीढ़ी अपने साथ विकास लेके आती है। बिल्कुल आती है ना। जी हाँ। पहली पीढ़ी थी का जो मोबाइल था 1G जो कहलाता है, वो इंडिया में कभी आया नहीं। उसमें एनालॉग वॉइस थी, अकेला सिर्फ बात कर सकते थे, वो भी एनालॉग में, डिजिटल नहीं था वो जी, जो कभी शुरू नहीं हुई, जो 1980 के दशक में पूरे वर्ल्ड में आई थी। और उसका 2G आया 1991 में जी। उसमें आपको वॉइस तो मिली, साथ में डेटा का कुछ पार्ट भी मिला। हाँ जी। उसके बाद में 3G आया 2000 में जी, जिसमें वॉइस के साथ में आपने वीडियो भी करने लगे। बिल्कुल, है ना। उसका 4G आया जहाँ पे आप वॉइस वीडियो तो रहा पर साथ में आपको स्पीड भी मिलना शुरू हुई। अब 5G आ रहा है जी, जो कि उन सबसे एडवांस है जी। स्पीड तो अलग चीज़ है जी, उसका वॉइस में डाटा भी अच्छा मिलेगा और स्पीड अच्छी मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट होती है लेटेंसी, कितनी देरी से या कितनी विलंबता से आपको सर्विस मिलती है जी। तो ये हिसाब से थोड़ी उन सबसे अनोखी है जी। मतलब कि दिन पर दिन हमारी जो सेवाओं का चेहरा है वो भी अब निखरता जा रहा है। हाँ, विकास तो होना ही है। तो स्पष्ट रूप से मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि जो हमारी 5G सेवा अब आने वाली है या कहे कि आ गई है जी, तो उसकी क्या विशेषताएं हैं? मतलब किस किस क्षेत्र में, जैसे हम यदि बात करें तो किन किन क्षेत्रों में वो हमें विशेषता देगी या हमें लाभ पहुँचाएगी? जैसे हम यदि बात कर लेते हैं कि ओवरऑल उसकी स्पीड कितनी होगी जी। ऐसा है कि ये 5G सेवा है जी, इसमें आपको स्पीड तो मिलेगी जी, ज़्यादा स्पीड मिलेगी। उसके अलावा एक है लेटेंसी जी, मतलब कि विलंबता कितनी है। जो जितना इन दोनों का विलंबता का खास उपयोग होता है आपके इंडस्ट्री में या जहाँ पे आपके बहुत रिलायबल सर्विसेज आप चालू करनी है वहाँ पर। तो ये पूरी लाइफ चेंजिंग टेक्नोलॉजी है, आपके हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वो आम आदमी का जीवन हो, मोबाइल यूज करने का हो, या इंडस्ट्री हो, या कोई भी क्षेत्र हो, उस सब में ये काफ़ी एक परिवर्तनकारी सिद्ध होगी। 4G से कितनी स्पीड इसकी ज़्यादा, मतलब कितनी? 4G मान लीजिए आपको एवरेज स्पीड 100 MB मिल रही है, तो यहाँ 1 Gbps की स्पीड मिलेगी। 1000 गुना, 100 गुना 100 गुना से स्पीड ज़्यादा जी है जी।
तो जैसे अब गेमिंग की दुनिया है, या फिर हम बात कर लेते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, या रोबोटिक्स है, तो इसमें भी काफ़ी चेंज आएगा। ज़रूर। इस टाइप के देखें कि जो 5G टेक्नोलॉजी है, हाँ, ये 3 स्तर में काम कर रही है जी। पहला EMBB, जी, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, इनहेंस मोबाइल ब्रॉडबैंड। बिल्कुल। अभी आप 4G यूज कर रहे हैं, बिल्कुल, आपको 1 MB की या 100 MB मिल रही है, पर यदि आप 5G यूज करेंगे तो आपको 1 GB की स्पीड मिलेगी। तो आपका देखने का तरीका बदल जाएगा। ये आम आदमी के लिए हो गया। उसका दूसरा होता है MMTC, मैसिव मशीन टाइप कम्युनिकेशन। जैसे इंडस्ट्री है, वहाँ पे जैसे माइनिंग हो रही है या असेंबली लाइन लगी हुई है, कई चीज़ें एक साथ हो रही है कि कहीं पर ब्लास्टिंग हो रही है, कहीं उसका एक्सकवेशन हो रहा है, कहीं ट्रांसफर हो रहा है, कहीं क्रसिंग हो रहा है। तो ये सब चीज़ कोऑर्डिनेट करने के लिए डिफरेंट डिवाइस से आपस में काम करेंगी। तो वो यदि टाइमली काम कर सकें, स्पीड से काम कर सकें, तो आपका जो उत्पाद है वो तो बढ़ेगा, और आप उसको जो भी आप कर रहे हैं वो इफिशिएंटली कर पाएंगे। इससे आपका लागत घटेगी, प्लस आपका उत्पादन बढ़ेगा। ये तो हुई बात इंडस्ट्रीज जी। उसके अलावा जो थर्ड है URLLC, अल्ट्रा ड्राइवर लो लेटेंसी कम्युनिकेशन। जैसा नाम बता रहा हूँ, अल्ट्रा ड्राइवर मतलब इसमें कहीं भी किसी चीज़ के कमी की गुंजाइश नहीं है, पूरी तरह से विश्वसनीय है। दूसरा लो लेटेंसी की विलंबता कम से कम। जैसे एक डॉक्टर साहब बॉम्बे बैठे हुए हैं जी, और उनको सर्जरी यहाँ करना है जी, तो इसमें तो आप कहीं भी किसी भी विलंबता की या किसी गलती गुंजाइश नहीं रख सकते, है ना। तो वो वहाँ बैठकर कमांड देंगे और यहाँ पर वो सर्जरी कर पाएंगे जी। उसी प्रकार जैसे कि आपने देखा हो, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी उद्घाटन किया, तब वो उन्होंने उनका कंट्रोल यहाँ पर था, इंडिया में था, पर कार वो चला रहे थे लंदन में। तो इतनी ज़्यादा रिलायबिलिटी है, उतनी कम लेटेंसी। जैसे अभी आपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी कदम बताया, तो शिक्षा में भी ऐसी होगा कि हम जो अभी तक ऑनलाइन क्लासेस या ये सब चीज़ें थी, रिसर्च के क्षेत्र में क्या बदलाव आएंगे इसमें? देखिए, जैसे अच्छा बात की शिक्षा की, जी हाँ, जैसे कि अभी जब प्रगति मैदान में ये हुआ था कोरोना काल में, तब एक टीचर महोदय बॉम्बे बैठे हुए थे, वो उड़ीसा के या गुजरात के बच्चों को पढ़ा रहे थे। वो एक एग्जाम्पल दिया गया, तो रियल टाइम में होगा, और इससे क्या होगा कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जहाँ शिक्षक नहीं हैं, या फिर वो उनको अच्छी शिक्षा मिल सकती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकती है, और वो जो अभी की टेक्नोलॉजी है उससे पर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे, अच्छा सीख पाएंगे। मतलब कि जैसे हम कोरोना काल में तो मान लीजिए कि ऑनलाइन की एक शुरुआत बस थी जी, और उसी दौरान वो टेक्नोलॉजी हमने डेवलप भी की, और अब ऑनलाइन के क्षेत्र में ऐसा है कि शिक्षा जो है कई मोड पे ऑनलाइन ही हो गई है, कई जो एस्पेक्ट है उसके ऑनलाइन ही चल रहे हैं। हाँ, कोरोना का एक अच्छा प्रभाव ये आया कि टेक्नोलॉजी पहले से थी जी, उसका उपयोग उतना हम नहीं करते थे क्योंकि हम हर जगह एक्सेसिबल, जरूरत के हिसाब से आदमी अपने को बदलता है। जरूरत पड़ी कि हम स्कूल नहीं आ सकते हैं जी, तो हमको पढ़ना है तो हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। बिल्कुल। अभी क्योंकि यूजीसी ने भी जब कहा कि आप 2 कोर्सेज कर सकते हैं एक साथ एक ईयर में, तो उसमें ये भी कहा कि आप एक कोर्स को ऑनलाइन कर लीजिए या दोनों कोर्स को ऑनलाइन कर लीजिए, और एक कोर्स आप क्लासरूम में जाके कंप्लीट कीजिए। तो निश्चित रूप से यदि ये 5G टेक्नोलॉजी पूरे देश में आती है तो इससे जो बच्चे हैं उनको तो बहुत लाभ मिलेगा, जो विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। हर फील्ड में जी, शिक्षा का क्षेत्र हमने डिस्कस किया, इंडस्ट्री में पड़ेगा, आपके चिकित्सा के क्षेत्र में पड़ेगा। अब जैसे सेना का है, ड्रोन है या फिर सेंसर तकनीक है जो कई जगह आजकल यूज होती है, उसमें तो जैसे अभी सुन रहे हैं कि ड्रोन डिलीवरी करनी है जी, ठीक है, या जैसे आपने मिलिट्री की बात की, ड्रोन सेवा करनी है, तो एक जगह व्यक्ति बैठकर, और जहाँ डिफिकल्ट क्षेत्र है, जहाँ पर आपका कठिन क्षेत्र है, वहाँ पे आप ड्रोन से जा सकते हैं, जान माल की हानि नहीं होगी, पर आप वहाँ पे अपनी सेवा दे सकते हैं, वहाँ के सर्विलेंस ले सकते हैं, वहाँ पे कमांड दे सकते हैं, इस सब से आप उसमें उपयोग कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे शासन की कई योजनाएं हैं, अभी शासन की योजनाओं को धरातल पर आने पे या फिर आम आदमी तक पहुंचने में जो भी वक्त लगता है, शायद वो वक्त भी अब इसके बाद कम लगने लगेगा, क्योंकि जरूर, सरकार के काम करने में भी कसावट आएगी। जब 5G की सेवा होगी तो दिल्ली में जो चीज़ अप्रूव हुई वो तुरंत बस्तर के गांव तक पहुंच गई, और बस्तर के गांव में वो इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो गया है। कुछ इस तरीके की चीज़ें हो पाएंगी? जरूर हो पाएंगी, क्योंकि अभी सारी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं आपको, जैसे कि कुछ चीज़ आपको कहाँ मतलब
जैसे पासपोर्ट बनाना है या कुछ लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और आपके घर में डिलीवरी होगी। जैसे भी रायपुर में चल रहा है, आपके द्वार पहुँच के सर्विस वाला, हाँ। तो वही एक चीज़ है, वही एक चीज़ पहुँच जाएगी। अच्छा, ये सी चीज़ें हैं कि अभी तो लोगों के पास सारे मोबाइल जो हैं एक जो कैरी कर रहे हैं, इन्हीं मोबाइल्स पे 5G की सेवा शुरू हो जाएगी सर? बशर्ते कि 5G अनेबल्ड मोबाइल हो। अच्छा, यदि आपका मोबाइल 5G अनेबल्ड है, हाँ। तो आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक आपको 5G सर्विस मिलने लगेगी। अच्छा। तो यदि 5G अनेबल्ड मोबाइल नहीं है तो आपको लेना पड़ेगा। तो ये इसमें मोबाइल में डिफरेंस कैसे पता चलेगा कि 5G अवेलेबल है या ये क्या है, वो स्पेसिफाई किया है उन्होंने? नहीं, आप जब खरीदेंगे तो आपको पूछना पड़ेगा मुझे 5G का मोबाइल चाहिए, तो 5G मोबाइल आपको। और जो अभी जिनके पास है उनको कैसे पता चलेगा कि वो सारे उनके मोबाइल 5G कंपैटिबल हैं या नहीं है? उसके लिए आपको जब खरीदते हैं तभी आपको पता रहता है कि आपको बताता है कि 4G सर्विस है, 3G सर्विस है या 5G सर्विसेज है जी। अभी जितने मोबाइल हैं उसमें हर एक में जो 5G सर्विस नहीं है जी, आपको मांगना पड़ेगा कि मुझे 5G मोबाइल, हमें कहना पड़ेगा कि हमको इसमें फ्यूचर के लिए 5G सर्विस वाला मोबाइल ही चाहिए, वही कंपैटिबल हमको मोबाइल चाहिए। और मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे घर में जो वाईफाई आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें यदि आखिरी में लिखा होता है कि ये 5G है, तो क्या वो 5G में काम करेगा? नहीं, वहाँ जी का मतलब जनरेशन नहीं है। अच्छा, वहाँ जी का मतलब है गीगाहर्ट्ज़। अच्छा, जो भी वाईफाई सेवाएं होती हैं वो 2 फ्री बैंड में काम करती है, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और ये 5 गीगाहर्ट्ज़। वहाँ जी गीगाहर्ट्ज़ है। अच्छा, उससे कंफ्यूज नहीं, उससे गीगाहर्ट्ज़ से हम जनरेशन को कंफ्यूज नहीं कर सकते। वो जी अलग है, यहाँ जी अलग है, वहाँ जी अलग है। तो इसमें जो टोटल अभी सर्विसेज हमारे देश में 5G की आने वाली है, अभी तो खैर 13 शहरों में हुई है और बहुत जल्दी ये पूरे देश में फैल जाएगी। तो इसमें जो हमारे दूर संचार विभाग की क्या भूमिका है? निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन आप इसको पूरे विस्तार से बताइए कि इसमें इनकी क्या भूमिका है, आपकी क्या इसमें दूरसंचार विभाग जो सेवाएं हैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी हैं। बिल्कुल, 3 प्राइवेट ऑपरेटर काम कर रहे हैं, एक सरकारी विभाग भी काम कर रहा है जी। एयरटेल, जियो, VI है, उसके अलावा BSL है जी। तो दूरसंचार विभाग का ये कार्य है कि वो पहले सबसे पहले स्पेक्ट्रम आवंटन करे, सॉरी ऑक्शन करे। हाँ। तो जो हो गया ऑक्शन, उसके बाद में उसका आवंटन करें, वो भी हो गया जी। उसके बाद ही ये सेवा अभी लॉन्च शुरू की गई। अब सेवा शुरू करने के लिए आपको लगाना होता है सबसे ज़रूरी टावर लगाना जी, केबल बिछाना जी। तो वो कार्य तेज होना चाहिए। तो सरकार ने ROW पोर्टल, राइट ऑफ वे पोर्टल बनाया हुआ है। सभी सरकार के अपने अपने, राज्य सरकार के अपने अपने पोर्टल हैं और एक इंटीग्रेटेड नेशनल पोर्टल भी है जिसका नाम दिया गया है गति शक्ति पोर्टल। तो वहाँ पे कोई भी सर्विस प्रदाता, गति शक्ति प्लेटफॉर्म, गति शक्ति पोर्टल, गति शक्ति पोर्टल जी हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर वो कहीं भी, दिल्ली में बैठा हुआ आदमी भी यहाँ के लिए किसी गाँव की जगह के लिए अपना ROW के लिए अप्लाई कर सकता है कि मुझे यहाँ टावर लगाना है। अच्छा। तो जो डॉक्यूमेंट है वो ऑनलाइन अपलोड कर देगा, सरकार के जो कर्मचारी अधिकारी जो उनसे जुड़े हुए हैं उसको देखेंगे और ऑनलाइन ही उसको वो अप्रूव करेंगे। उसमें डीम्ड डेपुटेशन का, डीम्ड अप्रूव का प्रावधान भी है। अच्छा। कि 30 दिन या 60 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी आपको। अच्छा। या कमी होगी तो बताई जाएगी क्या कमी है। ये हो गया आपका ROW का। उसके अलावा ये भी है कि यूज केसेस क्या है, क्योंकि 5G बहुत अलग ही सर्विस है, पूरे लाइफ चेंज करने वाली है। तो हर इसे यूज केसेस होंगे, जब शिक्षा का क्षेत्र हो गया, चिकित्सा का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, तो कई क्षेत्र हैं। तो हर क्षेत्र का, जैसे छत्तीसगढ़ मान लें तो छत्तीसगढ़ में क्या है कि ये एक कृषि प्रधान राज्य है बिल्कुल, और एक माइनिंग प्रधान राज्य बिल्कुल है ना। यहाँ माइनिंग बहुत होती है, मिनरल्स बहुत है ना, मिनरल्स बहुत है, माइनिंग बहुत होती है। तो इन 2 चीज़ों में यूज किया जा सकता है। दूसरा ये है कि यहाँ जो गाँव है दूर दूर है, तो शिक्षा में इसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है बिल्कुल। कि जो दूर दराज के गांव है, दंतावाड़ा के एक रिमोट केंद्र में, सुकमा में कोई बैठा बच्चा है, वो भी रायपुर के एक अच्छे शिक्षक द्वारा पढ़ सकता है, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा ये है कि ये आपका चिकित्सा है कि जैसे एक्सीडेंट हो गया जी, आपकी जो एम्बुलेंस है वो अब 5G अनेबल्ड है तो या स्मार्ट एम्बुलेंस बोल लीजिए। तो जैसे ही उसमें उसको जो घायल को या कर्मचारी वो जो भी मरीज को रखा गया, तो जहाँ से शुरू होने से पहले ही वो उसको खबर पहुँच जाएगी जहाँ पर चिकित्सक के पास में, मेन हॉस्पिटल में,
वो वहीं से गाइडलाइंस देगा कि क्या करना है, क्या क्या पैरामीटर नापना है, इसको क्या चीज़ अभी दे सकते हैं ताकि इसकी हालत और ख़राब ना हो। हाँ। और उसको जो मुक्त हम उसको पहुँचा सके। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि बदलाव बहुत तेज़ी से आएगा। अच्छा, तो इसमें आप लोगों की इस तरीके से भूमिका रहेगी कि आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आपकी भूमिका है तो हर राज्य की भी अपनी अलग अलग भूमिका है। जरूर जरूर, क्योंकि सेंट्रल केंद्र ने तो अपनी बात को पूरा कर दिया, लेकिन अब राज्यों में उसको उस तरीके से लगाना है तो वो राज्यों की अपनी भूमिका है। तो अब राज्यों की भूमिका कैसी रहेगी सर? राज्यों का ऐसा है कि जैसे कि हम यदि इन कॉन्टेक्स्ट छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के क्या, मैं तो पूरा देश की बात करता हूँ कि ऑलरेडी केंद्र सरकार ने ऑलरेडी सारे जो राज्य सरकार को मतलब निर्देश दिए गए हैं कि आप अपना ROW पोर्टल को चालू करिए, जो कि सबने लगभग कर दिया है जी। और सभी के ROW पोर्टल केंद्रीय जो पोर्टल है जी, गति शक्ति पुलिस का मैं नाम लेते पहले उसे जोड़ गए हैं जी। और दूसरा है कि उनको बोला गया है कि एक स्ट्रीट फर्नीचर नया नाम सुना होगा आपने, क्योंकि जो 5G सेवा है ये हाई फ्रिक्वेंसी में काम करेगी, तो इसमें BTS की संख्या ज़्यादा होगी जी, उनकी दूरी भी कम होगी जी। जैसे कि अभी 3G 4G है तो वहाँ पर अभी 2.5-2 किलोमीटर में BTS लगाना पड़ता है, टावर लगाने पड़ते हैं, पर यहाँ पर आपको तो 500 से 200 मीटर लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो इसलिए आपको स्ट्रीट फर्नीचर है, जैसे आपका स्ट्रीट लाइट हो गई, इलेक्ट्रिक पोल हो गए, आपके बिल बोर्ड हो गए, आपके एडवर्टीजमेंट बोर्ड हो गए, अब उन सब का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए केंद्रीय सरकार ने ऑलरेडी राज्य सरकार को बोला गया कि आप इसमें पॉलिसी बनाइए कि कैसे इसको हमारे TSP जो है उसको यूज कर पाएंगे, उनकी सेवा, उनके जो चार्जेस होंगे वो क्या होंगे, वो उनकी परमिशन की क्या प्रक्रिया होगी। तो ये राज्य सरकार का काम है, जिसमें काम कर रहा है, राज्य सरकार काम कर रहा है, वो जल्दी ये पॉलिसी भी आ जाएगी। और तीसरा चीज़ राज्य सरकार को करना है कि अपने यूज केसेस देखें। हाँ। जैसे पहले मैं बोल चुका कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या यूज हो सकते हैं, ऐसा ही यहाँ अंत नहीं है। हाँ। बहुत सारे केसेस हैं, तो उसको ढूंढना है, उसको उस पर कार्य करना है, वो ढूंढें, कार्य करें, ताकि जब 5G सेवा यहाँ लॉन्च हो जी छत्तीसगढ़ में तो उसका उपयोग भरपूर हो, सही उपयोग हो पाए उसका। तो 5G सेवा जब छत्तीसगढ़ में लॉन्च होगी तो सबसे पहले वो उसमें आप ही का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, आपके डिपार्टमेंट का ही उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट रहेगा ऑपरेटर के साथ, उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य में? नहीं, जो भी सेवा है वो जो TSP है उनके कमर्शियल एस्पेक्ट डिपेंड करती है, वो इंडिपेंडेंट है कि वो कैसे सूट देना चाहते हैं, पर चूंकि उन्होंने इतना महंगा स्पेक्ट्रम खरीदा है तो सभी एक साथ सेवा को देना चाहेंगे जी। तो हमारा यहाँ पर रोल रहता है कि मॉनिटर करें, उनकी जो दिक्कतें हैं उनको दूर करें, ताकि वो जल्दी जल्दी रोल आउट कर सकें। और रोल आउट में कोई दिक्कतें उनकी आई नहीं, परमिशन की प्रॉब्लम है तो कोऑर्डिनेट करना, और बाद में जब रोल आउट करने लगेंगे तब हम टेस्टिंग का फेज आता है कि टेस्टिंग करें, सर्विस टेस्टिंग कहलाती है वो जी, उसकी टेस्टिंग करें। अभी जो 13 शहरों में वहाँ पे भी टेस्टिंग चल रही है या वहाँ पे प्रॉपर्ली नहीं, वहाँ पे पहले यूज केसेस करके टेस्टिंग हो चुकी है, पर कभी भी कोई भी जब BTS लॉन्च होता है तो फिर उसकी सर्विस टेस्टिंग कंपलसरी होती, ताकि उसके जो पैरामीटर्स हैं जी, जो लाइसेंस के हिसाब से होने चाहिए उस पर कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है जी, तो वो हम चेक करते हैं। अब दो चीज़ें हैं सर, अभी तो आपने मुझे इसकी विशेषताएं और फ़ायदे भी बता दिए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि 5G के साथ कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। लिमिटेशन जो मुझे समझ आती है वो है कि चूंकि ये हाई फ्रिक्वेंसी काम करेगा, हाई फ्रिक्वेंसी, तो ये इसमें जो टावर होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी और नज़दीक लगेंगे जी, तो यही एक लिमिटेशन है इसकी। अच्छा, वो एक और चूंकि सारे अच्छा, दूसरा मुझे बताइए कि जैसे कोई एक क्लोज्ड सराउंडिंग है, जैसे मान लीजिए हमारी स्टूडियो है या फिर एक ऐसी क्लोज सराउंडिंग है कि जहाँ पे जो वेव्स हैं वो प्रॉपरली आ नहीं पा रही, तो वहाँ पे 5G कैसे काम करेगा? जी देखिए, जो वेव है वो अपने हिसाब से चलती है, यदि हिंड्रेंस आएगा तो आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो यदि यहाँ पर क्लोज कैंपस है, यदि हिंड्रेंस यहाँ ज़्यादा है तो यहाँ पे BTS को प्लान करके लगाना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज मिले, वो कम से कम 820 हो। अच्छा जी, तो ये दो चीज़ें। अच्छा, इसकी कॉस्ट के बारे में यदि हम बात करें, क्योंकि जहाँ तक अभी तो हम 4G की सेवा ले रहे हैं, तो 4G से कंपैरिजन करने पर 5G की कॉस्ट में क्या अंतर है? क्योंकि जनता की जेब पर कितना भारी पड़ेगा, जनता के लिए कितना मतलब महंगा पड़ेगा या सस्ता पड़ेगा, इस बात को जानना चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि उनको भी ये जानने का ज़रूरी होगा कि भाई ये सर्विस जो आ रही है 5G जिसकी हम बात कर रहे हैं वो महंगी है या हमारे लिए सस्ती है। पहले बात करता हूँ TSP एंगल से। हाँ जी, कि चूँकि अब उनको नए BTS लगाने पड़ेंगे, बिल्कुल,
ज़्यादा भी लगाने पड़ेंगे 4G की तुलना में, तो कॉस्टिंग तो ज़्यादा होगी, निश्चित तो ज़्यादा होगी। अच्छा, अब दूसरी बात करें, यदि कॉस्टिंग होती है तो वो तो कमर्शियल एस्पेक्ट है, तो कुछ ना कुछ कीमत बढ़ सकती है। पर अभी जो लॉन्च हुई है वो जैसा खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से अभी सेम पैकेज पर आपको सर्विस मिलेगी, और धीरे धीरे जब सर्विस की क्वालिटी बढ़ेगी, सर्विस के दूसरी चीज़ें उसमें जुड़ेंगी, तो नेचुरली पैसा तो शायद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मतलब ये कि पर इतना ना बढ़े, क्योंकि उनको बिजनेस करना है जी, तो मतलब वो भी ग्राहकों के लिए कुछ ऐसी आकर्षक योजनाएं लेकर आएंगे। जैसे यहाँ मैं बताना चाहूँगा हाँ जी, कि भारत की जो डाटा सर्विस है सबसे दुनिया में सस्ती है। अच्छा, किसी भी विकसित देश की तुलना में भारत की जो डाटा की कॉस्ट है, पर जीबी कॉस्ट है, सबसे कम है। और ये भी कहा गया कि जब ये 5G सर्विस जो भारत की है, जो भारत में शुरू हो रही है, ये अपने आप में वर्ल्ड की या दुनिया की सबसे बड़ी सर्विस होगी और सबसे सुव्यवस्थित होगी, ऐसा भी कुछ है। अभी जब इनके लॉन्च हो रहा था तभी कहा गया कि ये भारत की मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी सर्विस होगी और सबसे सुव्यवस्थित सर्विस होगी। ये इसलिए कि क्योंकि हमारा देश की जनसंख्या ही हमारी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल, ठीक है, तो 120-25 करोड़ लोगों को देना है सर्विसेज जी, तो आपका नेटवर्क तो बड़ा होगा ही होगा जी। तो हो सकता है कि चाइना के बाद या चाइना के साथ हम बराबर में रहें जी, कि उनकी जितनी सर्विस है अच्छी उतनी हमारे। अब चूँकि 5G अभी इवॉल्व हो रहा है, ये नहीं कि अभी ख़त्म हो गया है, 5G चल ही रहा है, इवॉल्व हो रहा है और बढ़ रहा है, तो हमको बेहतर से बेहतर सर्विस मिलेंगी। और इसमें जो हमारे जो प्रदाता लोग हैं, सर्विस प्रदाता लोग हैं, वो ये भी काम कर रहे हैं कि हम अपनी इंडिजीनियस सर्विस आत्मनिर्भर भारत जो अभियान लॉन्च किया है माननीय प्रधानमंत्री भारत अभियान, तो उसके तहत भी कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ यहाँ बने। जब यहीं बनेंगी तो हमको थोड़ी सस्ती हो जाएगी, सस्ती पड़ेगी, तो उसकी जो कॉस्ट होगी कस्टमर भी सस्ती। और ये प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य भी है कि हम चीज़ों को अपने देश में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके डेवलप करें ताकि वो हमारे ही देश के काम आए और हमें सस्ती चीज़ें मिलें। उससे क्या है कि यहाँ पे कास्ट, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ेगी तो रोजगार भी बढ़ेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट सहायता मिलेगी। बिल्कुल, एक बात सही है। लेकिन ये बताइए कि अब जहाँ आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो जो भी 3-4 सर्विस प्रोवाइडर है जो निजी क्षेत्र के हैं, तो वो क्या सभी शहरों में सर्विस देंगे या कैसे उनको कैसे आवंटन दिया जा रहा है? सभी ये चाहेंगे कि मेरी सर्विस पहले ली जाए। बिल्कुल, तो कंपटीशन तो है ना, तो वो अब सभी पैसा खर्च करके इतना लाइसेंस खरीदा गया है, तो वो सब अपनी सर्विसेज लगभग एक साथ ही शुरू करेंगे। आप छत्तीसगढ़ में भी ये सब काम एक साथ ही शुरू करेंगे लगभग। तो अब ये एक बात रही कि हम तो पूरे देश की बात कर रहे हैं, शुरू के 13 शहरों में हमारा एक भी शहर नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ को 5G की सेवा कब से मिलेगी? ये मान के चलिए कि 6 महीना के लगभग टाइम लगेगा, सर्विस आ जाएगी और लगभग सारे शहर, जैसा कि खबरें आ रही हैं 2023 के अंत तक सबको सेवा मिल जाएगी। 2023 के अंत तक पूरे छत्तीसगढ़ को के शहरों को और गांव भी धीरे-धीरे एक दिन तो रोम भी नहीं बना था, तो नेचुरली तो 2023 तक हमारे जो मुख्य शहर हैं उन तक पहुंच जाएगी। जी हाँ। तो ये चीज़ ऐसी है कि जैसे मान लीजिए 5G रायपुर में चल रही है, हम निकले जगदलपुर की तरफ, रास्ते में यदि धमतरी पड़ा, धमतरी में नहीं है 5G सर्विस, तो वहाँ बंद हो जाएगा? नहीं, ये जो भी सर्विसेज है बैकवर्ड कंपेटेबल होती हैं। अच्छा, कि पिछली पीढ़ी को भी वो साथ लेके चलती हैं। अच्छा, ठीक है, तो जैसे अभी आपका दूसरा सेंटर बैठा हूँ, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था आपका, बिल्कुल, अब कलर्ड आ गया जी, पर ऐसा नहीं कि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आप अभी नहीं देख सकते, अभी देख सकते हैं। ये 5G यहाँ नहीं है, पर आपको मोबाइल में 2G 3G की फैसिलिटी है। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ 5G से बाहर निकलेंगे, तो वहाँ जो जनरेशन की सर्विस होगी 2G या 3G या 4G की, वो आप कैच करेंगे और फिर वापस वो 5G की सर्विसेज में जाएगा, तो फिर वापस 5G की तो हैंड ओवर ऑटोमेटिक होता है। जी हाँ, लेकिन इसको लेके कुछ भ्रांतियाँ भी हैं। जैसे मैंने अभी कुछ समाचार पत्रों में पढ़ा है कि 5G की सर्विसेज को लेके लोगों से कहा गया कि आप अपना OTP दीजिए, ये शेयर कीजिए, और उनके अकाउंट से पैसे निकल गए। ये खबर है पेपर में। आम जनता के लिए भी बोलना चाहूँगा जी, तो इस बारे में आप संदेश आम जनता को दीजिए कि इस तरीके की फ्रॉडस्टर जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, फ्रॉडस्टर भी अपने टेक्नोलॉजी को अपग्रेड कर रहे हैं।
आम जनता के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मोबाइल के थ्रू यदि कोई चीज़ मांगता है या कोई लिंक खोलने को बोलता है, हाँ, वो भी 5G के लिए, किसी भी चीज़ के लिए 5G क्या, यदि आपका बैंक के लिए बोलता है तो ना करें जी। आप यदि होता भी है तो उसकी शिकायत जो नंबर है 1930 या जो पोर्टल है उसमें शिकायत करें, तो आपकी बातों को सुना जाएगा और वो समाधान भी किया जाएगा। तो दर्शकों, देखा आपने, सुना आपने कि यह आप लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी 2-3 दिन की खबर है कि इस तरीके से फ़ोन पर कहा गया कि आपके मोबाइल को हम 5G में अपग्रेड कर रहे हैं, कृपया आप अपना OTP बताएं, या हम ये फ़लाँ सर्विस प्रोवाइडर से बोल रहे हैं। तो इस तरीके के कॉल से आप बिल्कुल सावधान रहिए, बिल्कुल उन्हें एंटरटेन मत कीजिए, और किसी भी प्रकार से आप अपना OTP या पासवर्ड शेयर मत कीजिए। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आए हमारे स्टूडियो और हमारे दर्शकों को आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दर्शकों, निश्चित रूप से जो भी आज हमने इस विशेष वार्तालाप में बातचीत की 5G को लेकर, हम समझते हैं कि आपके लिए वो बहुत ज़रूरी होंगे, और 5G को लेकर जो आपके मन में जो भी सवाल थे वो काफ़ी हद तक हमने उनका समाधान भी किया होगा। किसी नए विषय के साथ हम आपके साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।